चलिए हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीडीएस का नेक्स्ट टॉपिक। हमने टीडीएस का एक टॉपिक कर लिया था जिसमें हमने बात की थी टीडीएस के बारे में, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसका हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। बेसिक यानी कि उसमें कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है या जब टीडीएस काटा जाएगा, या कौन सी सिचुएशन होने पर टीडीएस काटा जाएगा, या फिर कितने % पे टीडीएस काटा जाएगा अगर आपको जो है सामने वाली पार्टी पैन नंबर या अपना आधार नंबर प्रोवाइड नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं उससे थोड़ा सा आगे टॉपिक के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन के बारे में। हम कोशिश करेंगे एक एक सेक्शन पे एक एक वीडियो बनाएं ताकि ज्यादा लंबी भी ना हो, और जिसको जो देखनी हो वो वही सेक्शन देख करके अपना निकल ले, ताकि उसका टाइम भी वेस्ट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 192 एंड टीडीएस ऑन सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी 192 सेक्शन डिस्क्राइब करता है कि आपको जब आप सैलरी दे रहे हो तब आपको टीडीएस काटना है। अब कौन सी सिचुएशन होगी, कितने अमाउंट होगा, कैसे टीडीएस कटेगा, उस सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सेक्शन 192 विच इज योर टीडीएस ऑन सैलरी। तो कौन सा पर्सन जो होगा वो टीडीएस काटेगा। तो ऑब्वियसली हमने पहले ही बात की थी, जो पर्सन जो है, मान लो ये दो लोग हैं, ठीक है, ये मैं हूं, इट्स मी, और ये आप हो, ठीक है, आप बॉस हो, सो यू आर हैप्पी, और मैं एम्प्लॉय हूं, सो आई एम वेरी सैड, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है। तो इन दोनों सिचुएशन पे यहाँ पे क्या होगा, ये पर्सन मुझे सैलरी दे रहा है। तो ये पर्सन जब मुझे सैलरी दे रहा है तो मेरे बिहाफ पे सैलरी में से जो भी टैक्स होगा वो टैक्स काट करके गवर्नमेंट को देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस पर्सन की है, यानी आपकी है। तो आप क्या करोगे, आप मान लो मुझे 50,000 रुपीज पर मंथ का जो है सैलरी दे रहे हो, 50,000 रुपीज, तो उसके ऊपर जितना भी साल का इनकम आप कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे कि क्या इसकी सालाना इनकम टैक्सेबल से ऊपर है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप मेरी सैलरी में से हर महीने टीडीएस काटोगे और गवर्नमेंट को जमा करवाओगे। तो पहली चीज हो गई कि पेयर कौन है। पेयर यानी कि जो टैक्स पे कर रहा है, पेयर, ठीक है, और जिसके बिहाफ पे पे किया जा रहा है, पेई। हालांकि यहाँ पे जो पेयर और पेई का नाम है वो ये है कि जो पेमेंट कर रहा है वो पेयर है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो पेई है। और दोनों सिचुएशन में आपका बन सकता है पेयर क्या है, जो पेमेंट कर रहा है प्लस जो टैक्स गवर्नमेंट को जाकर के देगा। और यहाँ पे पेई कौन है, जो अमाउंट कलेक्ट कर रहा है अपनी सैलरी या कोई और तरह से अपना अमाउंट कलेक्ट कर रहा है, और वो जाकर के उसके बिहाफ पे जाकर के गवर्नमेंट को पेमेंट करवाई जा रही है। तो पेयर हो गया जो पेमेंट दे रहा है सैलरी की, विच इज यू, और पेई हो गया जो अपनी पेमेंट जो है रिसीव कर रहा है, मी। तो यहाँ पर पेयर कोई जो भी हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है जिसको हम कहेंगे एम्प्लॉयर, क्योंकि वही जो है आपकी सैलरी में से जो होगा टैक्स काटेगा। और एम्प्लॉय कौन हो सकता है, पेई कौन हो सकता है, वो होगा आपका एम्प्लॉय, जो कि आपका रेजिडेंट भी हो सकता है एंड नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर वो बहुत पुरानी है। हम नई वीडियो भी आपके लिए जल्दी से जल्दी ले आएंगे। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस कैसे निकाला जाता है हम उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो भी पर्सन एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों की सिचुएशन में आप टैक्स काटोगे। अब बात करते हैं रेट कितना है, किस रेट पे आप टीडीएस काटोगे। तो सैलरी पे जो रेट है वो आपका सेम रेट होगा एज अ स्लैब रेट। स्लैब रेट, स्लैब रेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो स्लैब रेट निकालती है कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की आपकी कोई इनकम पे टैक्स नहीं है, 0 होगा। फिर उसके बाद 2.5 से 5 पर आपका 5% होगा। फिर उसके बाद आपका 5 से 10 पे जो है उसका 20%। ये जो स्लैब रेट निकलते हैं इसको बोला जाता है स्लैब रेट, जहाँ पे वो अपनी इनकम का बाइफिकेशन कर देते हैं कि इसने से इनके इतनी इनकम पे आपका इतना टैक्स लगेगा। तो जो सैलरी पे आप टैक्स काटोगे वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग काटोगे, जो स्लैब रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स उसका काटोगे। तो रेट आपका वो होगा जो स्लैब रेट चलता आ रहा है या जो चल रहा होगा उस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट की इसमें, जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे है, एम्प्लॉयर शैल नॉट कंसीडर एनी लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस, पहला आपका है यहाँ पे, एम्प्लॉयर शैल कंसीडर द डिटेल्स ऑफ अदर इनकम एंड डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय इफ फर्निश्ड बाय एम्प्लॉय। अब देखो क्या हुआ, मुझे ना ये सैलरी दे रहा था, मान लो 6 लाख रुपए, ठीक है, पर साल की।
पूरे साल की। अब क्या है, आपको पता है कि 5 लाख तक का जो टैक्स होता है, जो भी 5 लाख पे आपका टैक्स बनता है 12,500 रुपए का, उस पे आपको रिबेट मिल जाती है। वो आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको क्या हो जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है पूरा का पूरा, अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख से कम होती है। और ये इनकम कौन सी है, नेट इनकम, यानी कि जो भी आपने डिडक्शन ली है, ATC, DE, GF, जितनी भी डिडक्शन अवेलेबल हैं, वो सारे डिडक्शन अगर आप ले लेते हो और उस डिडक्शन के बाद आपकी इनकम जो है 5 लाख या उससे कम बनती है, तो आपका जो भी टैक्स बनता है वो पूरा का पूरा टैक्स आपको माफ हो जाता है, आपको वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हालांकि कई जगह आपको ये सुनने में आता है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं है, तो ये स्टूपिड चीज है, ऐसा नहीं है, टैक्स है बट वो आपको रिबेट मिल जाता है। तो कभी भी किसी को ये बोलते हुए सुनो ना तो समझा देना उसको कि भाई देख, टैक्स बनता है बट वो आपको क्या होता है, रिबेट मिल जाता है। ठीक है, तो पहली चीज, अब मैंने जो था, मेरी इनकम दे रहा था 6 लाख रुपए, अब मैं ऑलरेडी कहीं पे 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी ATC में अंदर, पूरी मैंने 1.5 लाख की जो थी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो हालांकि अब क्या मतलब बनता है कि 6 लाख रुपए में से 1.5 लाख हटाऊंगी तो बन जाएंगे 4.5, तो यानी मेरा टैक्स जो है मुझे जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी, टैक्स जमा नहीं करवाना। बट फिर भी इसने क्या किया, बड़ा खुशमिजाज इंसान जो लग रहा है, इसने कहा कि यार इसकी तो इनकम 6 लाख रुपए है, तो इसने 6 लाख पे जो टैक्स बनता था वो पूरा का पूरा टैक्स मेरी सैलरी में से काट करके गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। अब मैं भागते भागते इसके पास गई कि सर 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 रुक जाओ, आप मेरा TDS क्यों काट रहे हो? तो इसने कहा कि भाई तेरे TDS इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि तेरी इनकम 6 लाख रुपए है, जो कि एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है और तेरा टैक्स बनता है। तो मैंने कहा चल सुन मेरी बात, मैंने ना 1.5 लाख की ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो तू वो भी कंसीडर कर। अब इसने बोला कि मुझे सपना नहीं आ रहा कि तूने 1.5 लाख की एग्जम्पशन कर रखी है या तूने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तू मुझे जब तक डिटेल देगा नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तूने मतलब कर रखा है कहीं पे इन्वेस्टमेंट, तो मैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपना टैक्स काटूंगा ना, जो डिटेल मेरे पास है। तो ये तेरी ड्यूटी है कि तू मुझे आकर के बता ताकि मैं तेरा TDS ना काटूं। तो इसीलिए ये बोला गया कि एम्प्लॉय अगर अपनी डिटेल दे देता है, ठीक है कि मैंने इतनी जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर कोई अदर इनकम की भी डिटेल दे देता है कि भाई तू काट तो रही है TDS, तो चल लगे हाथ मेरी कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स है तो तू वो भी कंसीडर कर ले और उसका भी टैक्स काट करके गवर्नमेंट को दे दे। ठीक है, चाहे कहीं और से इनकम मिल रही है, अदर इनकम है, पर वो डिटेल दे देता है कि देखिए मेरी अदर इनकम है, तू कैलकुलेट कर ले, जो टैक्स बनेगा तो फिर उसको दे दियो गवर्नमेंट को, ताकि मुझे बाद में मेरे को हेडेक नहीं होगा, मैं सिर्फ रिटर्न भर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर एम्प्लॉय अपनी डिटेल दे देता है डिडक्शंस की और अदर कोई इनकम की, तो फिर जो एम्प्लॉय होगा उन सब चीजों को कंसीडर करेगा और फिर जो टैक्स बनता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसका TDS काट करके दे देगा। तो यहाँ पर वो उसकी अदर इनकम की भी डिटेल लेकर के उसका टैक्स काट सकता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या बोली गई है, एम्प्लॉयर शेल नॉट कंसीडर एनी लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब आप सबको पता है कि आपको इनकम होती है तो आपको लॉस भी होता है। लॉस आपको बिजनेस से भी हो सकता है, आपको शेयर्स से भी हो सकता है कि शेयर खरीदे बेचे थे, कैपिटल का लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो सकता है। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी इंसान को हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ है, तो वो लॉस जाकर के वो अपने एम्प्लॉयर को बता सकता है, ताकि वो जब TDS काटे तो उस लॉस को पहले उसमें से एडजस्ट कर ले और फिर वो उसके बाद उसका TDS काटे। यहाँ पर देखो एक ही चीज बोली गई है कि एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ एक ही लॉस को ले सकता है। वो कौन सा लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को ही एडजस्ट कर सकता है और किसी लॉस को वो एडजस्ट नहीं करेगा। मान लो इसका जो था, इसने शेयर्स खरीदे हुए थे, ये आया भाग भाग के, इसने बोला कि सर देखो मैंने ना शेयर्स खरीदे, मुझे ना लॉस हो गया, तो अब आप जो TDS काटोगे ना तो वो उसके अकॉर्डिंग काटना, वो लॉस एडजस्ट करने के बाद। तो इसने बोला कि ना 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 ऐसा नहीं चलता, हमारे सेक्शन में बोला गया है कि मैं तेरा सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही एडजस्ट कर सकता हूं और कोई नहीं। तो जब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा तब आना। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका, in a case where employee work more than one employer simultaneously or employee change his job and join another employer, then at his own option he may furnish detail to his other employment to any one of the employer currently employer in form number 12B।
ठीक है, अब देखो, एक तो मैं इसके पास काम कर रही थी, सेकंड में काम कर रही थी एक और पर्सन के पास। कोविड का टाइम चल रहा है, काम धंधा मतलब बिल्कुल सैलरी है ही नहीं। ठीक है, तो इसने मेरी सैलरी कम कर दी, तो मैंने कहा चल यार पार्ट टाइम कहीं और जॉब कर लेती हूँ। तो मैं पार्ट टाइम अब इस इंसान के पास भी काम कर रही हूँ, पार्ट टाइम इस इंसान के पास भी काम कर रही हूँ, और इसके तरफ से भी मुझे इतनी सैलरी मिलती है कि ये भी टीडीएस काटने के लायक है। मान लो यहाँ पे मुझे 50,000 रुपीज पर मंथ मिल रही है, और यहाँ पे जो है ये भी मुझे 45,000 रुपीज पर मंथ दे रहा है। तो सिचुएशन, अब ये अलग टैक्स काट रहा है, ये अलग टैक्स काट रहा है। ठीक है, पर जब आप उन दोनों का अमाउंट मिलाओगे, मान लो ये मेरे सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए पर मंथ है फॉर एग्जांपल, और यहाँ मान लो 7 लाख रुपए पर मंथ है, तो ये हटा दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये 6 लाख रुपए की सैलरी पे टैक्स काटेगा, ये 7 लाख की सैलरी पे टैक्स काटेगा। देखा जाए तो ये क्या करेगा, 2.5 लाख की एग्जम्पशन ले लेगा, ये भी 2.5 लाख की एग्जम्पशन ले लेगा, मतलब जब ये टैक्स काटेगा। बट एक्चुअल में देखा जाए तो जब मैं दोनों इनकम अपनी कंबाइंड करूंगी तो मेरा टैक्स ज्यादा बनेगा, और ये आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आपकी एक होमवर्क की तरह है। तो जैसे ही ये दोनों का अलग अलग आप टैक्स काटोगे तो बहुत कम कम टैक्स कट बनेगा, क्योंकि 2.5 लाख के दोनों ने एग्जेम्पशन ले ली और बाकी का इन्होंने अमाउंट जो है टैक्स काट लिया। बट दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 लाख का, यानी 10 लाख से भी ऊपर का अमाउंट चला जाएगा। तो वहां पे मेरा क्या बनेगा, टैक्स ज्यादा बनेगा। अब क्या होगा, इसने भी टैक्स काटा अपने अकॉर्डिंग, इसने भी टैक्स काट लिया अपने अकॉर्डिंग, लेकिन साल के एंड में जब मैं जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि यार मेरा जो टैक्स बन रहा है वो बहुत ज्यादा बन रहा है। वो क्यों बन रहा है, क्योंकि 2.5 लाख के दोनों ने एग्जामिशन निकाल रखी है अपने अपने अलग अलग जगहों पे। तो फिर मुझे अपनी पॉकेट से खुद आगे का टैक्स भरना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ यार ऐसा ना हो, मुझे ना टैक्स भरने का ना मतलब लोचा लगता है, मेरे को नहीं पसंद ये काम। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी भाई तू सुन, ठीक है, तू सुन, तू पार्ट टाइम है ना इसलिए तू सुन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि तू मेरा टैक्स मत काट, मैं तेरी जो डिटेल है ना वो अपने दूसरे एम्प्लॉयर को दे दूंगी, दूसरे बाबू साहब को दे दूंगी, तो वो अपने पे भी टैक्स काट लेगा और तेरी सैलरी पे भी टैक्स काट लेगा। इसने कहा कि चल ठीक है, मेरा भी काम कम हो रहा है, मैं क्यों फिर इतना वो करूं। मैं इसको भी जाकर के बोल सकती हूँ कि भाई तू मत काट सैलरी पे टैक्स, ये काट लेगा। तो दोनों में से जो आपको बढ़िया लगता है ना कि यार ये भगवान का बंदा, ये बढ़िया इंसान है, उसको जाकर के आप बोल दोगे कि तू टैक्स काट ले, दूसरे वाले को मैं मना कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अपनी सारी डिटेल किसी एक एम्प्लॉयर को दे दोगे कि साहब जी देखो मैं ना यहाँ भी काम करता हूँ, यहाँ से मुझे इतना जो है सैलरी मिल रहा है और इतना इतना काम चीजें मिल रही हैं। तो ये क्या करेगा, बहुत अच्छा है, चल कोई नहीं, मैं टैक्स काटूंगा, मैं इसको भी जोड़ लूंगा, फिर जो तेरा टैक्स बनेगा ना तो वो मैं सीधा सीधा टीडीएस काट दूंगा। तो इससे फायदा क्या हो गया कि दोनों में से किसी एक का बर्डन कम हो गया, एक ही पर्सन काम पूरा कर देगा। दूसरी चीज, आपका जो टैक्स है वो जेन्युइनली कट जाएगा जो आपका होगा, और बाद में आपको एंड ऑफ द ईयर जाकर के आपको एक्स्ट्रा पेमेंट अपनी जेब से नहीं करनी पड़ेगी, एक ही साथ आपका महीने दर पेमेंट कटता जाएगा। तो ये चीज है। नेक्स्ट ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि 6 महीने आपने इसके पास काम किया, अब आपने 6 महीने इसके पास काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको जाकर के डिटेल दे दोगे कि भाई देखिए मेरा पिछला सैलरी वैलरी था तो मेरा इतना टीडीएस कट चुका है, तो अब तेरी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग तो टीडीएस काटेगा, तो एक बार यहाँ पे नजर मार लियो या फिर इसको देख लियो। तो इसमें आपकी सिचुएशन क्या क्या आ गई, 2 सिचुएशन आपके पास आ गई, या तो आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर आप 2 जगह काम कर रहे हो, तो ये दोनों सिचुएशन आपकी बन गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स ऑफ एम्प्लॉयर पेड बाय एम्प्लॉयर, इफ नॉन टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स, यानी कि कोई ऐसे पर्क्स जो कि मॉनेटरी नहीं होते, मनी में फॉर्म में नहीं होते, ऑफ एम्प्लॉय paid by employer, then such tax is not allowed as deduction to employer under the head PGBP, and such tax is not taxable in hand of employer due to section 10 subsection 10 CC। तो आपने देखा होगा अगर आपने अपने हेड्स पढ़े हुए हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि आप अगर पढ़ चुके हो अपने हेड तभी ये वीडियो देखिएगा, वरना आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब आप सैलरी का पार्ट पढ़ते हो तो आपने देखा था कि जो एम्प्लॉयर है वो कुछ पर्क्स आपको अलाउड कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स देता है। अब इन पर्क्स पे भी आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है। कुछ ऐसे पर्क्स होते हैं जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। पर्क्स क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया गया, पैसा नहीं दिया, कुछ चीजें दे दी गई कि ये लो तुम अपने पर्सनल यूज के लिए ले लो,
ये लो तुम अपना ये काम कर लो। तो उन पर्क्स पे भी अगर एम्प्लॉयर कहता है कि चल तू ये भी ले जा, सामान भी ले जा, बट इसके ऊपर जो भी टैक्स बनता होगा वो मैं टैक्स भी तेरे को दे दूंगा, तो क्या होगा कि एम्प्लॉय के लिए वो जो टैक्स पे किया गया है, ठीक है, वो तो डिडक्टेबल है, मतलब वो एग्जाम्प्टेबल है, उस पर कुछ उसको फिर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, टैक्सेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सीसी के अंदर। बट जो एम्प्लॉय ने इसके बिहाफ पे टैक्स पेमेंट की है, उसका अगर ये चाहे अपने पीजीबीपी में तो डिडक्शन नहीं ले सकता, ये पीजीबीपी का पार्ट है, तो इसलिए इसको अगर आपने किया होगा तो सही है, बट नहीं किया तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज एक और यहाँ पे कि जब आप किसी एक एम्प्लॉय को डिटेल दोगे तो वो आपको देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर 12B में। हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका था सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी, कैसे सैलरी पे टीडीएस करता है, क्या क्या सिचुएशन बनती है। ये छोटा सा एक ब्रीफ आपका रिविजन था अगर आपने कर रखा होगा तो। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है आपका सेक्शन नंबर 192A। 192 हमने बात की थी टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में, और जो ये 192A है वो है एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ। यानी जो ईपीएफ होता है आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, जब उसका बैलेंस एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और तब आपको वो मिल रहा होता है, तो उस पर क्या आपका टैक्स का चीजें बनेंगी, उस पर कौन कौन सी बात आएगी, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसका पेयर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है प्रोविडेंट फंड जो है आप कहीं भी किसी भी टाइप से जो है करवा सकते हो, पीएफ बनवा सकते हो। तो उस केस में जो पेयर है, जो पेमेंट हो रही है ईपीएफ की, वो कहीं से भी आपको मिल सकती है। दूसरा पे कौन होगा, यानी कि ये किसको मिलेगी, ऑब्वियसली द एम्प्लॉयर विल गेट इट, जिसका पैसा है उसी को मिलेगा। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, यानी ईपीएफ का मतलब होता ही है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, यानी ये एम्प्लॉयर का पैसा है, उसका प्रोविडेंट फंड है, तो इसको लेगा कौन, वही लेगा, एम्प्लॉयर ही लेगा, तभी हम इसको टैक्सेबल मानेंगे। अब बात आती है इस पे टैक्स का रेट कितना है। इस पे जो टैक्स का टीडीएस का रेट है वो है, टीडीएस का रेट 10%, यानी 10% के अकॉर्डिंग इस पे जो है टीडीएस काटा जाएगा। Next one is your TDS is applicable only if amount is taxable in the hand of employee. No TDS is deductible when amount is less than 50,000. अब देखिए दो बात यहाँ पे आई है। यहाँ बोला गया है कि इस पे TDS जो है तभी काटा जाएगा जब ये पैसा जो है एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल होंगे। हमने अभी पिछली वीडियो में बात की थी जब हमने बेसिक पढ़ा था कि टीडीएस तभी काटा जाएगा जब उस टीडीएस को रिसीव करने वाले के हाथ में वो टीडीएस जो वो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। तो अगर आपने सैलरी पढ़ा है तो आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड में कौन कौन सा पोर्शन आपका टैक्सेबल होता है और कौन कौन सा पोर्शन टैक्सेबल नहीं होता। सो आई होप आप सैलरी का अमाउंट पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही। तो वहां जिन जिन चीजों को बोला गया है कि ये आपका टैक्सेबल है, उन्हीं की पेमेंट के टाइम पे आपका टीडीएस कटेगा और वो कटेगा 10% से। लेकिन अगर जो है अमाउंट वो आपका 50,000 से कम का है, यानी जो अमाउंट है वो 50,000 से कम है, 20,000 का अमाउंट मिल रहा है, 30,000 का मिल रहा है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर आपको मिल रहा है 49,000 तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर वो 50,000 हो गया, यानी पूरा 50,000 हो गया, तो टीडीएस कटेगा। या 50,000 से ऊपर का अमाउंट होता है तो आपका टीडीएस कटेगा। इफ एम्प्लॉय डू नॉट फर्निश हिज पैन आधार, द टीडीएस डिडक्टेबल एट मैक्सिमम ऑफ योर 20% और रेट डिस्क्राइब अंडर दिस सेक्शन। ये यहाँ पे लाइन लिखनी रह गई है, मैं इसको लिख दूंगी नोट्स अपलोड करते टाइम पे। बट ये क्या बोला गया है कि आपका जो टीडीएस है वो किस रेट पे कटेगा, 20% के रेट पे कटेगा, जो कि मैक्सिमम है किसके, 20% के, और जो सेक्शन के अंडर रेट डिस्क्राइब किया गया है उसके। हमने पहले ही बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि अगर आपका पेन आप फर्निश नहीं करते हो तो जो सामने वाली पार्टी है वो टीडीएस उस रेट पे काटेगी जो ज्यादा होगा, एक 20% और दूसरा जो उस सेक्शन में रेट डिस्क्राइब किया गया है। इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा है, जो भी परसेंटेज ज्यादा है, उस परसेंटेज पे आपका टीडीएस कटेगा। तो वही बात यहाँ पे आपको रिपीट की गई है। उसका एक एक्सेप्शन था ऑब्वियसली जो हम आगे आने वाले टाइम में करेंगे, विच वॉज 194O वाला सेक्शन। सो आई होप अभी तक के लिए आपको इतना समझ आया हो, सेक्शन 192 एंड 192A आपको समझ आ गया हो, क्लैरिटी हो गई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ जो कि होगा रिलेटेड विद टीडीएस ओनली।